आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो ऐलानात किए हैं कि क्या वो उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं? अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तज्जिया करना पड़ेगा कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो किस हद तक दुनिया के अमन के लिए, या जो एक जिसको एक इंटरनेशनल ऑर्डर कहा जाता है, जो कि 1945 की जंग के बाद से कायम हुआ था, और जो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम से सबक सीखे गए थे, उस पर मबनी था। हालांकि वो प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर रहा था, बड़े उसमें प्रॉब्लम्स थे। आपको फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का हल नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऑर्डर बनाया गया था। परफेक्ट ऑर्डर तो बिल्कुल कोई नहीं अभी तक बना, लेकिन जो कुछ भी था उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था, उसके अंदर ये रेफ्यूजीज़ जो पैलेस्टाइन की ऑनरवा वो था, उस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था। पहला तो जो आप कह रही थी किस हद तक वो दावे पूरे कर सकेंगे, काश वो ना कर सके। यानी कि आप तो कह रही हैं जैसे कि उनको जज किया जाएगा कि जो उन्होंने किया है तो कर दिया तो कमाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि ना कर सके। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो उन्होंने निकले हैं, इससे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिका को तो बाद में करनी पड़ेगी, जो दुनिया बाकी है और पाकिस्तान जैसे मालिक जो ऑलरेडी क्लाइमेट की जद में आए हैं। ज़राअत पेशा लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत उसका मनफी असर हो रहा है। तो वो काश वो ना कर सके, लेकिन बदनसीबी से उन्होंने वो कर दिया है। तो अब उसका क्या असर होगा? पेरिस क्लाइमेट जो वो निकले हैं, मेरा ख्याल है एक तो अमेरिका के अंदर से रेजिस्टेंस होगी। बहुत सी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया आपने देखा है, बहुत बड़ी रियासत है, जो उसका हशर हुआ है, जो वहाँ जिस किस्म की आग लगी हुई है, रुकने पे नहीं आ रही। कहीं वहाँ फ्लड आ जाते हैं, कहीं तूफान आ जाते हैं। यूरोप के अंदर भी वहाँ हमारा तो जो हशर है वो तो आपके सामने है। इसलिए ये तो कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं, पर उन्होंने कर दिखाया है जो उन्होंने कहा था मैं करूँगा। दूसरी बात, अब दूसरी अमन की वो बात करते हैं, वो जंगों से निकलना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जाहिर है कि हल्फ उठाने से पहले ही गज़ा में जंग बंदी हो गई है। और आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही अमेरिका जंगों से निकलना चाहता है, वो अमन की तरफ जाना चाहता है? क्योंकि हमने तो हमेशा ही देखा है कि वो किसी न किसी इस सतह पे जंगों का हामी रहा है। तो ये ट्रम्प किस तरह से जंगें नहीं चाहते, अमन चाहते हैं? इसमें कुछ बात मुस्बत नज़र आ रही है। पहले तो बहुत मनफी था जो उन्होंने दावे किए थे क्लाइमेट के हिसाब से, WHO के हिसाब से, और हो सकता है आने वाले दिनों में उसको ICJ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में कुछ कह दें, कोई बईद नहीं। लेकिन ये जो बात आपने की है, इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन इतनी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। क्योंकि आप पूछें, कभी प्रेसिडेंट बाइडन की बात हो रही है, कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हो रही है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के सदर की एक सेंट्रल पोजीशन हो गई है। पहले जब जंग अज़ीम के बाद वुडरो विल्सन की पोजीशन बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी है उसकी एक ख़ास पोजीशन मज़ीद मजबूत हुई है इंटरनेशनल ऑर्डर में। 1897 के बाद एक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी इम्पीरियल प्रेसिडेंसी आ रही है, और वो जो उस वक्त के सदर थे 1897 में, वो प्रेसिडेंट के इनके बड़े हीरो भी हैं इनकी नज़र में, प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो वो जो इम्पीरियल प्रेसिडेंसी है वो लगता है पूरे ज़ोर शोर से वापस आ गई है कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जो अमेरिकन सदर है, यानी एग्जेक्टिव का हेड, उसकी पोजीशन बहुत बढ़ जाएगी। अब उसमें जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि गाज़ा में आपने देखा कि बाइडन साहब बड़े बयानात दे रहे थे कि उनको तकलीफ़ है कि गाज़ा के लोगों पे बमबारी हो रही है, लेकिन साथ साथ वो बम भी उनको सप्लाई किए जा रहे थे। साथ उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको ये डर था कि जो इजरायली लॉबी, प्रो इजराइल लॉबी है, वो शायद इलेक्शन में उनको तबाह कर दे, इसलिए वो हर काम बर्दाश्त कर रहे थे और वेपन सप्लाई कर रहे थे जिससे फ़लस्तीनी मारे जा रहे थे। तो पूछने वाला ज़रूर पूछेगा, मौरख भी पूछेगा कि उनकी उस किस्म की ज़बानी जमा खर्च में जो उनकी हमदर्दियाँ थीं टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, वो किस
उसकी वैल्यू क्या है? कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये है कि हालांकि वो ओपनली प्रो इज़राइल है, उनके वजीर ओपनली प्रो इज़राइल है, उन्होंने जो ज़्यादातर अपनी कैबिनेट में लोग लेके आए हैं वो ओपनली प्रो इज़राइल है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा था कि मेरे इनॉग्रल, मेरे सदर बनने से पहले अमन हो, तो वो एक किस्म की वार्निंग जो थी वो इज़राइल को थी। अरबों बेचारों का तो वार्निंग क्या देते, वो तो आ गई वहाँ मलबे का ढेर बन गए थे। उन्होंने क्या करना था जब वो कह रहे थे ना कि मैं इबरत बना दूंगा मिडल ईस्ट के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और भाई वो तो आगे इबरत का निशाना बने हुए थे। तो अगर वार्निंग थी तो इज़राइल के लिए थी। और फिर उन्होंने जो अपना एलची भेजा उसने काफ़ी ओपन बातें की हैं, वो आ गई है वेस्टर्न मीडिया में कि वो सब्त यानी संडे को अमूमन इजरायली लीडर्स नहीं मिलते। उसने कहा मैंने मिलना है, तुमसे आज ही मिलना है और मैंने फिर दुआ चला जाना है। तो वो लग ये रहा है कि उन्होंने जो प्लेन टॉकिंग की है उसके नतीजे में नेतन्याहू तो जंग नहीं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसमें लगा यह है कि उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वो कुछ ना कुछ क्या है? क्या वो फ़लस्तीन की रियासत बन सकती है? ये डिपेंड करेगा बहुत हद तक सऊदी अरब पे, क्योंकि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो असल में उनका जो आइडियल है वो ये है कि सऊदी अरब की और इज़राइल की वो नॉर्मलाइजेशन कराए एब्राहम अकॉर्ड्स में, जैसे पहले यूएई, सूडान, मोरक्को और बहरीन की वो करवा चुके हैं। वो नहीं लगता मुझे होगी जब तक कुछ ना कुछ फ़लस्तीन की रियासत के खदो खाल जो हैं सामने ना आ जाएं। और वो मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके बादशाह ने भी कहा है, सलमान ने, किंग सलमान ने कहा है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम नहीं नॉर्मलाइज करेंगे नॉर्मल रिलेशनशिप जब तक इज़राइल कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जाती। काश वो इस पे खड़े रहें। लग रहा है कि वो इस पे अभी तो यही लग रहा है खड़े रहेंगे। अगर वो खड़े रहे और प्रेसिडेंट ट्रंप की यही ख्वाहिश हुई, जैसे कि पहली तकरीर में उन्होंने कह दिया कि जी मुझे बड़ी उम्मीदें हैं प्रेसिडेंट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी में। उन्होंने 600 बिलियन का तो ऐलान कर दिया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कि वो अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा अगर 1 बिलियन करोगे तो मैं बजाय बरतानिया जाने के, जो कि एक ट्रेडिशन बन गई है कि पहला जो दौरा होता है अमेरिकन सदर का बरतानिया का होता है, इन्होंने कहा मैं सऊदी अरब जाऊंगा। ये बड़े प्रैक्टिकल कसे आदमी हैं, इससे कुछ उम्मीद नज़र आती है कि शायद फ़लस्तीनियों का वो हल तो ना हो जो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाए, ये एक उम्मीद है। ये जाहिर है कि जैसे कि गैर, जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन का भी हमसे डायरेक्ट वास्ता है, क्योंकि यूक्रेन पाकिस्तान के साथ उसकी बड़ी तिजारती थी, हमारे डिफेंस कोऑपरेशन भी थी, और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हमने वहाँ से वीट भी इंपोर्ट किया, वेपन्स में हम टैंक्स इंपोर्ट करते रहे हैं। हमारी अच्छी खासी रिलेशनशिप है यूक्रेन से। हमारे मफाद में है कि यूक्रेन की जंग ख़त्म हो। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसे हमारे मफाद में है कि यूक्रेन की जंग जल्दी ख़त्म हो। यूक्रेन की जंग जहाँ तक है उसका भी पाकिस्तान पे असर पड़ता है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस के साथ भी। यूक्रेन से हमारे डिफेंस कोऑपरेशन है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। हमने उनसे वेपन्स भी इंपोर्ट करते हैं, टैंक्स भी हमने माजी में इंपोर्ट किए हैं, और वहाँ से जहाँ बदनसीबी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी वीट शॉर्टेज होने लगी है, वो एक और मसला है कि क्यों हो रही है, हमारी अपनी नालायकी है, लेकिन हम वो भी यूक्रेन से लेते रहे हैं, बल्कि दुनिया की ब्रेड बास्केट बन गया यूक्रेन। तो रूस के साथ हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव हो रहे हैं। उसमें चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्लेन टॉक है, ज़्यादा तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ वो थी, लेकिन अभी जो दावोस में उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को भी मुखातिब किया है। तो कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो दोनों को कंपेल करेंगे टेबल के ऊपर, देखते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि प्रेसिडेंट पुतिन
से जल्द मिलेंगे। थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर ली जाए तो ट्रम्प का एक नुक्ता नज़र ये भी था कि वो ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मामले पर सालसी कर सकता है। एक वक्त में जब इमरान खान के दौर में मुलाकात हुई थी इमरान खान से, तो उस वक्त उन्होंने ये मामला सामने आया था कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो इतने ही गैर मामूली फैसले करते हैं, गैर मामूली शख्सियत हैं, तो वो कुछ बड़ा कर जाएंगे? इस तरह के जो अनसॉल्व किस्म के हैं मामलात, उनको हल कर जाएंगे और यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ को जज करने के लिए देखना पड़ता है कि हर मुल्क के, पाकिस्तान के अपने मफाद हैं, अमेरिका के अपने हैं। अमेरिका का मफाद क्या है? एक ज़माने में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था। फिर अफ़गानिस्तान की जंग के बाद, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत खुशी मनाई गई थी जब अमेरिका को हज़ीमत उठानी पड़ी और बहुत सी बातें की गई थी कि वो जो अच्छा हुआ कि वो जीत गए और अमेरिका निकल गया, और उसके बाद अमेरिका का इंटरेस्ट ज़ीरो हो गया अफ़गानिस्तान में। अब जब उनका इंटरेस्ट यहाँ बहुत कम हो गया है, अब पाकिस्तान की अगर कोई हैसियत है वो और है, वो अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं है। वो है कि एक न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे 25 करोड़ की आबादी है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो सारी दुनिया में कामयाब होते हैं सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ से निकलते हैं और वो बाहर कामयाब हो जाते हैं। हमने माहौल ही मुल्क में ऐसा बनाया है कि मुल्क से बाहर जाके लोग कामयाब हो जाते हैं। वो लेकिन कहानी आज के आपके प्रोग्राम की नहीं है। अभी मसला ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान की अपनी अहमियत है वो अमेरिका की नज़र में, ये हमें मानना पड़ेगा कि अब वो पाकिस्तान उनका एलाई नहीं है और